farad. Then types of capacitor, पहले parallel plate capacitor, then spherical capacitor and last one cylindrical capacitor. Parallel plate capacitor की capacity, cylindrical की अरे 2 pi epsilon naught into L divided by natural log of B upon A and spherical होगा तो 4 pi epsilon naught AB अपॉन B माइनस A, अगर दोनों भी स्पेयर दिए तो, लेकिन एक ही स्पेयर है, आइसोलेटेड स्पेयर है तो डायरेक्ट 4 pi epsilon naught K इंटू. उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज इफेक्ट ऑफ डायइलेक्ट्रिक, मतलब डायइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद कैपेसिटी के साथ क्या होगा, क्या होगा. सबसे पहले CD बिकम्स K टाइम्स ऑफ C ऑफ एयर, उसके बाद में सिग्मा I इक्वल्स टू सिग्मा इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन K, देन Q I इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन K. उसके बाद में ED चाहिए तो इंटू E नॉट. ठीक है, ये हो गए इफेक्ट ऑफ डायइलेक्ट्रिक. अगर डायइलेक्ट्रिक को हम पार्शियली फील करेंगे तो उस केस में कैपेसिटी बनेगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K. लेकिन अगर ऐसे बहुत सारे n नंबर ऑफ डायइलेक्ट्रिक्स पार्शियली फील करेंगे तो T1 प्लस T2 प्लस Tn अप टू Tn प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 अप टू Tn बाई Kn. ठीक है, उसके बाद में एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर हाफ ऑफ QV या फिर Q स्क्वायर अपॉन 2C. टोटल वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर Q इंटू V. उसमें से एनर्जी स्टोर्ड हो गई हाफ ऑफ QV, तो हाफ ऑफ QV का क्या हुआ, लॉस्ट हो गई. किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग. एंड उसके बाद में आता है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज में क्या होता है, एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच कैपेसिटेंस, दैट इज 1 अपॉन CS इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 अप टू 1 बाई C1. पैरेलल में क्या होता है, यानी कि CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2 अप टू Cn. ठीक है, उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रहेगा वो स्मॉलेस्ट रहेगा, स्मॉलेस्ट से भी स्मॉल रहेगा. पैरेलल कॉम्बिनेशन में लार्जेस्ट से भी लार्ज रहेगा. ठीक है, n नंबर ऑफ इक्वल कैपेसिटर्स कनेक्ट करेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C बाई n, सीरीज में C बाई n, पैरेलल में n इंटू C. एंड अगर वहाँ पे पोटेंशियल एंड चार्ज फाइंड करना है तो वहाँ पे शॉर्टकट भी थे, लेकिन हमने शॉर्टकट को छोड़ के एक्चुअल प्रोसेस क्या थी उससे रिलेटेड मोर देन 2000 एग्जाम्पल सॉल्व किए है ना. अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहले चार्ज कैलकुलेट करेंगे Q इक्वल टू अरे CV से, एंड V कैलकुलेट करना है तो फिर क्या करना है, Q अपॉन C करना है. ठीक है, तो इस तरह से सीरीज पैरेलल के चार्ज के एंड पोटेंशियल के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे. नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक. इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर. इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर. कुछ इफेक्ट तो हमने पहले भी डिस्कस किए थे, अभी और कुछ इफेक्ट हमें डिस्कस करने हैं. तो ये दो इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे, उसमें बेसिकली दो कंडीशन रहेगी. एक, जब हम डाइइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस केस में बैटरी इज डिस्कनेक्टेड. फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड. अब बैटरी डिस्कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले हमने एक कैपेसिटर था उसके प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट कर दिया, फिर यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, ये C मतलब कैपेसिटर है. तो जब पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, इस तरह से इसकी पोलैरिटी बनेगी. अब इस केस में जो है कैपेसिटर के प्लेट्स के बिटवीन कुछ भी मीडियम नहीं है, मतलब अगर बात करेंगे विथ एयर की तो एयर के साथ कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी बनेगी, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D बनेगी. उसके बाद में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल चाहिए तो पोटेंशियल क्या होगा, V इक्वल्स टू Q अपॉन C बनेगा.
उसके बाद में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E इक्वल्स टू वी बाई डी बनेगा। अगर स्टोर्ड एनर्जी चाहिए तो स्टोर्ड एनर्जी के लिए हाफ ऑफ सी वी स्क्वेयर हाफ ऑफ क्यू इंटू वी या फिर क्यू स्क्वेयर अपॉन 2c। ये रेगुलर फॉर्मूले जिनको हम नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर चुके। अभी सेम कंडीशन है कि जो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है उसके बिटवीन हमें डाई इलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करना है। मतलब ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पहले जो थी वही रहेगी, बस अब दोनों के प्लेट के बिटवीन जो मीडियम है, पहले एयर था, अब एयर को रिप्लेस करके हम कोई तो दूसरा डाइलेक्ट्रिक इस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा K। लेकिन इसको कनेक्ट करने के लिए या फिर इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने बैटरी को यहां पे डिसकनेक्ट किया है। मतलब कैपेसिटर को चार्ज करके छोड़ दिया और उसके बाद में जो सर्किट है उसमें सिर्फ कैपेसिटर रहेगा, यहाँ पे कोई भी बैटरी नहीं रहेगी। एंड बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद अगर हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा वो हमें यहाँ पे देखना है। उसके लिए एक ही पॉइंट है जो आपको रिमेंबर करना है कि जब हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद जो भी कैपेसिटर का सर्किट होता है उसमें जो भी चार्ज रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। चार्ज की वैल्यू में कुछ भी चेंज वहां पे ऑकर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होगा, हमें मालूम है कि हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटी चेंज होती है। कितनी चेंज होती है कैपेसिटी? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी ए। अगर डाइलेक्ट्रिक आ गया तो क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट के साथ के आएगा। इसका मतलब कैपेसिटी वहां पे इंक्रीज होती है। अब कैपेसिटी को बढ़ाना है तो यहां पे C इक्वल टू क्यू बाई वी वाला रिलेशन होता है। तो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक तो हमें चार्ज को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो पोटेंशियल को चेंज करना पड़ेगा। अभी अगर कैपेसिटी का फॉर्मूला देखेंगे तो वो होता है C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। तो इस C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी में C एंड Q आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। तो इसका मतलब अगर कैपेसिटी बढ़ेगी तो चार्ज भी क्या होगा, लेकिन चार्ज बढ़ेगा मतलब एक्चुअल चार्ज को प्रोवाइड करना पड़ेगा। चार्ज अपने आप नहीं बढ़ेगा और उसको प्रोवाइड करने के लिए कौन होता है, बैटरी होती है। लेकिन हमने बैटरी को क्या किया है, अभी डिस्कनेक्ट किया है। इसका मतलब जो भी चार्ज इस कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर पहले था, डाइलेक्ट्रिक के इंट्रोडक्शन के बाद में वही चार्ज रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इसके लिए हमने लिखा है चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपको यही एक पॉइंट याद रखना है कि व्हेनेवर बैटरी इज डिस्कनेक्टेड and dielectric is introduced between the plates of capacitor, then very good, charge on the plates of capacitor remains constant। चार्ज कुछ भी इंक्रीज भी नहीं होगा, डिक्रीज भी नहीं होगा। क्लियर है ये? चलो राइट डाउन। क्या लिखा था हेडिंग में? इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। उसमें नंबर 1 लिखो, व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, when battery is disconnected, when battery is disconnected and dielectric is introduced, dielectric is introduced between the plates of capacitor, between the plates of capacitor, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो वहां पे फर्स्ट कंडीशन लिखो, व्हेन मीडियम बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज एयर, व्हेन मीडियम बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, व्हेन मीडियम बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर is air, then number 1 कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर कितनी होगी, यहां पे लिखा है देखो, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी। के नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा? के एयर है, एयर के लिए के 1 है, 1 लिखा नहीं लिखा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कितना होगा, V इक्वल्स टू क्यू बाई सी।
रोहिणी रेग्युलर येण्याचे बघ ऍडव्हान्टेज किती कळायला तुला, बरोबर आहे की नाही? असंच जर रेग्युलर आणि वेळेवर आली तर अजून इम्प्रूव्हमेंट होईल बेटा. मार्क चांगली पडली काल तुला. पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितना होगा, V इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी. उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड विथ एयर है तो इसको ई नॉट बोल रहे हैं हम, लीना. इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितनी होगी, V अपॉन डी. एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कॅपॅसिटर. हे बघा समजण्यासाठी खूप सिंपल पॉइंट आहे, बट हा नंतर लगेच विसरतो आणि खूप कन्फ्यूज करतो. एनर्जी स्टोर्ड इन द कॅपॅसिटर इज हाफ CV स्क्वेअर, हाफ ऑफ QV, Q स्क्वेअर अपॉन 2C. ये बैटरी कनेक्टेड थी और प्लेट के बिटवीन क्या था, एयर था, तब की कंडीशन है. हमें देखना है कि अगर हम कैपेसिटर के साथ में जो बैटरी थी उसको अगर डिस्कनेक्ट कर देंगे एंड बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद इस तरह से डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या क्या चेंजेस होते वो हमें देखना है. ठीक है, तो सेम पॉइंट कंटिन्यू करो, आगे स्टार मार्क करके लिखो. व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, व्हेन battery is disconnected and dielectric is introduced, dielectric is introduced between plates of capacitor, then अब सारा जो आगे का डेटा हम फाइंड करेंगे वो इसी अकेले स्टेटमेंट के ऊपर से आएगा. देन तो याला एकदम हाईलाइट करून लिया, चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर रिमेन्स कांस्टेंट. एवढं लक्षात ठेवायचं. बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो कौन कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट. कांस्टेंट क्यों है, समझ में आ रहा है ना. क्या होगा, हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब हमें मालूम है कैपेसिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी. अब कैपेसिटी चेंज होगी, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू C इक्वल्स टू Q बाई V, एक तो Q या फिर V या फिर दोनों भी चेंज हो सकते हैं. लेकिन अगर वहां पे बैटरी है नहीं तो एक्स्ट्रा का जो भी चार्ज रिक्वायर्ड होगा वो प्रोवाइड करने के लिए कोई है नहीं वहां पे, इसलिए इस Q को हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा. एंड अगर कांस्टेंट हो गया चार्ज तो बाकी कैसे पैरामीटर चेंज होते हैं वो एकदम सिंपल है, बस इतनी बात भूलनी नहीं. ठीक है, व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट. चार्ज कब कांस्टेंट है, जब बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे तो. अगर बैटरी वैसे ही कनेक्शन में रखते तो चार्ज, जैसे चार्ज की रिक्वायरमेंट बढ़ती है बैटरी प्रोवाइड करती, मतलब चार्ज वहां पे चेंज हो सकता था. ठीक है, यहाँ पे बैटरी है नहीं, इसका मतलब चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. क्लियर हो गया सबको. अब देखो बाकी का पार्ट सिंपल है. नंबर 1 लिखो, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस. डाइलेक्ट्रिक के इंट्रोडक्शन के बाद की बातें हम डिस्कस कर रहे हैं. नंबर 1, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस एंड इंक्रीज होके कितनी बनेगी कैपेसिटी, K इंटू सी नॉट. सी नॉट का मतलब कैपेसिटी विथ एयर, याला असं लिहा पाहिजे तर C विथ मीडियम या फिर C विथ डायलेक्ट्रिक एंड K इंटू सी विथ ए. ए मतलब एयर, CD इक्वल्स टू K इंटू सी विथ एयर. मतलब देखो डायलेक्ट्रिक आ गया मतलब कैपेसिटी बढ़ने वाली है. वहां पे बैटरी कनेक्टेड है नहीं कनेक्टेड कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो उससे सिर्फ क्या होगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा लेकिन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी. अब सेकंड पॉइंट में बात करते हैं पोटेंशियल की. राइट ऑन नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस. पहले बोलो क्या होगा पोटेंशियल के साथ, कांस्टेंट रहेगा, चेंज होगा. चेंज होगा तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कम होगा, कांस्टेंट रहेगा. कांस्टेंट चार्ज या पोटेंशियल दोनों में से एक ही रहेगा. दोनों कांस्टेंट है तो C चेंज ही नहीं होगा. C इक्वल टू क्या है, Q बाई V. आणि Q आणि V दोन्ही पण चेंज होत नाही तो C भी कांस्टेंट रहेगा. लेकिन यहाँ पे C क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. अब देखो Q कांस्टेंट है
तो C एंड V का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली या इनवर्सली? अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक पैरामीटर बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, यहां पे C बढ़ रही है मतलब V को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। वेरी गुड। सो राइट डाउन नंबर 2, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस एंड डिक्रीज होके ये बनेगा जो एयर के साथ में था अपॉन के, पोटेंशियल डिफरेंस विद डाइलेक्ट्रिक यानी VD इक्वल्स टू बना V विथ एयर अपॉन के। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए सबको? चलो अब पोटेंशियल हो गया, कैपेसिटी हो गई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। राइट ऑन थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, डिक्रीजेस। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इक्वल्स टू V अपॉन डी। यहां पे हमने डिस्टेंस को चेंज नहीं किया, हम क्या चेंज कर रहे हैं, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब D यहां पे कांस्टेंट है एंड D कांस्टेंट है तो E एंड V का रिलेशन क्या हो गया, डायरेक्टली या इनवर्सली? तो अगर V डिक्रीज हो रहा है तो E भी क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। यानी थर्ड पॉइंट में हम लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विल डिक्रीज एंड डिक्रीज होके कितनी बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन, ED इक्वल्स टू EA अपॉन के। मतलब हर बार जो पैरामीटर चेंज हो रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ के ही हो रहे हैं, ठीक है? फक्त काय इन्क्रीज होतं काय डिक्रीज होतं हे सगळं कुठून येत आहे? फर्स्ट पॉइंट, बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज कांस्टेंट था। क्लियर है तीनों पॉइंट? अभी नेक्स्ट पॉइंट स्टोर्ड एनर्जी के बारे में। स्टोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब स्टोर्ड एनर्जी का क्या होगा, तीन फॉर्मूले हमारे पास, तीनों में से कोई भी लेते। पहला वन लेंगे Q स्क्वायर अपॉन 2C, तो वहां पे Q क्या है, कांस्टेंट है, C क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर U इक्वल टू स्टोर्ड एनर्जी हाफ ऑफ Q स्क्वायर अपॉन C या फिर Q स्क्वायर अपॉन 2C, ये फॉर्मूला लेंगे तो यहाँ पे 1/2 एंड Q स्क्वायर ये कांस्टेंट है, यानी U प्रोपोर्शनल हो गया टू द 1 अपॉन C। अब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो स्टोर्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी। राइट डाउन, स्टोर्ड एनर्जी इन द कैपेसिटर विल डिक्रीज, फिर से डिक्रीज होके कितनी बनेगी, U इक्वल्स टू U नॉट बाय के। U नॉट मतलब एनर्जी विथ एयर, K मतलब डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम। तो ये चार पैरामीटर्स में चेंजेस ऑकर होते हैं बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। लेकिन ये सब कब एप्लीकेबल है, जब बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट किया है तब। अभी सेम कंडीशन फिर से रिपीट हमें देखनी है कि हम बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, बैटरी को उसी तरह से कनेक्टेड रखेंगे एंड बैटरी कनेक्टेड है, उसके बाद में हम डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। सो राइट डाउन नेक्स्ट नंबर 2, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर when battery is connected, when battery is connected to the plates of capacitor, battery is connected to the plates of capacitor। अब देखो मतलब कैपेसिटर जो था फिर से वही कंडीशन है, ये बैटरी है, यहाँ पे कैपेसिटर है, इसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट हो गया, लेकिन इसके बिटवीन कुछ भी मीडियम नहीं, मतलब कैपेसिटी विथ एयर अगर चाहिए तो एयर के साथ क्या होगा, फिर से ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी। अगर पोटेंशियल चाहिए तो पोटेंशियल क्या बनेगा, Q अपॉन C। अगर इंटेंसिटी चाहिए तो वो बनेगी E इक्वल्स टू V अपॉन D। एंड लास्ट में स्टोर्ड एनर्जी चाहिए तो Q स्क्वायर अपॉन 2C या फिर हाफ ऑफ CV स्क्वायर या फिर हाफ ऑफ Q इंटू V। ठीक है, कोई भी एक फॉर्मूला ले सकते हैं। अभी सेम सिचुएशन में उन्होंने बोला है कि जो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है
इसके बिटवीन पहले एयर था, अब हम एयर को रिप्लेस करके यहां पे एक मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा K। लेकिन ये सब करते टाइम हम बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, बैटरी स्टिल कनेक्टेड रहेगी टू द सोर्स या फिर टू द कैपेसिटर। तो अगर बैटरी कनेक्टेड है इसका मतलब क्या होगा, वही इक्वेशन अकॉर्डिंग टू C इक्वल टू Q बाय V। जब C चेंज हो रहा है तो तब Q या V दोनों में से एक को या फिर दोनों को चेंज होना पड़ेगा। अभी अगर C चेंज हो रहा है तो Q पहले चेंज होगा, एंड Q को चेंज करने के लिए जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड होगा, यहां पे बैटरी है मतलब बैटरी प्रोवाइड करेगी। लेकिन जब भी हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो कांस्टेंट क्या रहेगा, पोटेंशियल, क्योंकि 100 वोल्ट कनेक्ट किया, फिर कैपेसिटी कितनी भी चेंज होने दो, पोटेंशियल 100 वोल्ट ही रहेगा। मतलब जब बैटरी कनेक्टेड होती है तो क्या कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल कनेक्टेड होता है। ठीक है, सो राइट डाउन, फक्त हेडिंग ली ना, लिखो। when dielectric is introduced between plates of capacitor, when battery is still connected, then, अब इसको एकदम हाईलाइट करो, क्या कांस्टेंट है, पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंज ऑकर नहीं होगा, पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखो फिर से वही कंडीशन है, हमें मालूम है कि जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, वही रिलेशन होगा CD इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ C विथ एयर। नंबर 1, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विल इंक्रीज, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विल इंक्रीज, उसके लिए क्या रिलेशन है, CD इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ C ऑफ एयर। नंबर 2, पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, मतलब अभी चार्ज की बात करनी पड़ेगी, चार्ज का क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैसे, देखो C इक्वल टू Q बाय V है, यहां पे V कांस्टेंट है, मतलब C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हो गया, जैसे C बढ़ेगा वैसे Q भी बढ़ेगा। तो नंबर 2, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, चार्ज विथ डाइलेक्ट्रिक विल इंक्रीज, चार्ज विथ डाइलेक्ट्रिक विल इंक्रीज, और कितने से इंक्रीज होगा, अगेन डिक्रीज होते टाइम भी K टाइम से डिक्रीज होता था, इंक्रीज होते टाइम भी K टाइम से इंक्रीज होगा, यानी Q विथ डाइलेक्ट्रिक विल बी इक्वल्स टू K इंटू Q विथ एयर। नेक्स्ट नंबर 3, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा, श्रवण, इंक्रीजेस, वेरी गुड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज होगी। असं का बरं, E इक्वल्स टू V बाय D है, V भी कांस्टेंट, D तो पहले से कांस्टेंट, तो V बाय D कांस्टेंट है तो E विल रिमेन्स कांस्टेंट। सो राइट डाउन, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विल रिमेन्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विल रिमेन्स कांस्टेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लास्ट में कौन रहेगा, स्टोर्ड एनर्जी। अब स्टोर्ड एनर्जी का क्या होगा, होगी क्या चेंज, कोई भी रिलेशन ले लो, हाफ CV स्क्वायर QV या फिर Q स्क्वायर अपॉन 2C, किसी में भी डेटा पुट करो, क्या होगा, इंक्रीज होगी, वेरी गुड। ठीक है, तो लिखो स्टोर्ड एनर्जी विल इंक्रीज, स्टोर्ड एनर्जी विल इंक्रीज, एंड फिर से इंक्रीज होते टाइम क्या होगा, K से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब K टाइम्स चेंज ऑकर होता है सिर्फ। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो सारे इंक्रीजेस, सिर्फ कौन कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट, लेकिन बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो सारे डिक्रीजेस, सिर्फ कैपेसिटी इंक्रीजेस एंड चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन बैटरी कनेक्टेड एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सोर्स, हो गया। थ्योरेटिकल पॉइंट से लक्षात ठेवा, फक्त इथं कन्फ्यूज नाही व्हायचं, बॅटरी कनेक्टेड आहे तो
पोटेंशियल कांस्टेंट, चार्ज वेरी होगा, एंड बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल वेरी होगा. ये 2 पॉइंट्स अगर याद होगे तो बाकी सब कुछ आ जाएगा. हे लक्षात जरी नसलं तरी आपण कॅल्क्युलेट करू शकतोय प्रत्येकाच्या फॉर्म्युल्यामध्ये पुट करून. ठीक है, तो कैपेसिटी बनती है के टाइम्स. कब? दोनों भी केस में. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कब? जब बैटरी कनेक्टेड है. लेकिन बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी. कितनी? के टाइम्स, मतलब ई नॉट बाई के. स्टोर्ड एनर्जी दोनों भी केस में क्या होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? एक केस में इंक्रीज, दूसरी केस में डिक्रीज. इंक्रीज कब? सरळ लॉजिक लक्षात ठेवायचं. हे बघा, एनर्जी इंक्रीज हो रही तो उसको इंक्रीज होने के लिए एनर्जी का सोर्स कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब बैटरी. अगर कनेक्टेड है तो इंक्रीज होगी, लेकिन कनेक्टेड ही नहीं है तो डिक्रीज होना पड़ेगा. ठीक है, सेम केस. चार्ज कब कांस्टेंट है? जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है तब. हो जाएगा. फिर बस इतना. ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, नहीं तो इसमें वैल्यू करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा. ठीक आहे ना. कालचा बघितला का पेपर? झाले काय डिस्कशन? वर्षभर सांगत होतो त्या गोष्टी ज्यांनी फॉलो केल्या, ज्यांच्या व्हॉइस नोट्स होत्या शेवटपर्यंत आणि सांगितलेले गोष्टी ते फॉलो करत होते, त्यांचा पेपर सुरू झाला आणि कधी संपला त्यांनाच नाही कळाला. कळालं ना. जे शेवटचे 10-15 जण तुम्ही रोज बघत होते, रेग्युलर येणारे होते, त्यांच्यापैकी ऑलमोस्ट सगळेच्या सगळे 100+ आहेत. कळालं ना. आणि त्यामध्ये ज्यांनी व्हॉइस नोट सेंड केल्या त्यांना तर सॉल्व पण करायची गरज नाही पडली. मी मागच्या वर्षी तुम्हाला पण बऱ्याच वेळा बोललो होतो, फक्त बायोच्या वर्षावर डान्स करू नका. कळालं ना. त्यामध्ये काही लोक असे होते की ज्यांना एप्रिल एंडिंगला साक्षात्कार झाला की आता आम्हाला फक्त बायो करायचे, फिजिक्स झालं तरी चालतं, नाही झालं तरी चालतं. तर जे फक्त बायोच्या वर्षावर गेले ते गेले. कळालं ना. मागच्या वर्षीचा जो पॅटर्न होता पूर्ण चेंज झाला. जिकडं तिकडं बायो बायो होतं, बरोबर आहे की नाही. आता विचारा आसपास बायोमध्ये 300+ कोण सापडतं का म्हणून. त्यामुळे ज्यांनी फिजिक्स पण केला होता ते गेले. गेले म्हणजे पार झाले, लागले. पण ज्यांनी फक्त बायो नंतर केमिस्ट्री आणि झालं तर फिजिक्स केला त्यांचा कार्यक्रम झाला. कळालं ना. कारण बायो आणि केमिस्ट्री दोघांनी पण पूर्ण आउट केले. त्याच्यामुळे तुमच्यासाठी हा परत एकदा अलर्ट आहे. हे बघा, ऐकत सगळेच नाही. मागच्या वर्षी सगळ्या बॅचला कॉमन मी सांगत होतो, बट ऐकणारे किती होते? 20%. ते 20% गेले. खूप चांगला स्कोअर आहे. ठीक आहे ना. 145, 150, 140, 134, 136, 142, 125, 130 असे 8-9 जण आहेत. त्यानंतर 125, 120, 115 आणि 100+ असे आपले 10 ते 12 जण आहेत. ठीक आहे ना. जेवढे होते त्यांच्यापैकी. आता किती होते तुम्हाला माहिती? 40-45 जण होते, त्यापैकी जवळपास 12 ते 13 जण 100+ आहेत. त्यामुळे त्यांची उनकी नैया पार हो गई. बट जे पहिले फिजिक्स केलं पण नंतर काय झालं की नाही नाही बायोवरच सगळं काही डिपेंडंट आहे, जे तुमच्या डोक्यात येतात, ज्यांच्या डोक्यात हे आलं त्यांचा कार्यक्रम झाला. कळालं ना. मग आता परत जग सुनासून आहे. काय करावं काय नाही. मोबाईल बंद आहे, मोबाईल स्विच ऑफ आहे, कोणासोबत बोलणं नाही, काही नाही, सगळ्या गोष्टी सुरू झाल्या. त्यामुळं या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित फॉलो करा. क्वेश्चन्स कुठले ते बघितले का? त्यांचं सोडून द्या, तुमची बघा कंडिशन. सगळं आपले स्टार मार्क करून लिहून दिलेले व्हॉइस नोट्समध्ये किंवा वर्कशीटमध्ये जे येतात, म्हणजे मॉड्यूलच्या लेवलची मी पहिल्यापासून सांगतो की नीटसाठी सॉल्ड एक्झाम्पल नाहीच आहेत. सॉल्ड एक्झाम्पल कोणासाठी? फक्त मेन्सवाल्यांसाठी. नीटवाल्यांसाठी वर्कशीट आणि कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन या 2 टाईपच्या क्वेश्चनचीच लेवल आहे. तर एक पण सिंगल एक्झाम्पल सॉल्ड एक्झाम्पलच्या लेवलचं नव्हतं. सगळे आपल्या बेसिक वर्कशीट्स आणि जे कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन्स आहे तेच होते. ठीक आहे. करायचं 1-2 मिनिटं बघून घेऊ क्वेश्चन. काही लोकांनी बघितले नसेल त्यासाठी ग्रुपवर टाकायचा. नाही ना, आपण बघू ना, तुम्हाला किती आहेत ते कळेल ना. मला असं वाटतं की तुम्हाला यायला पाहिजे म्हणून. बघा, इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स आहे. पहिला क्वेश्चन है, 2 हॉलो स्फीयर है. हॉलो स्फीयर है, एक छोटा है एक बड़ा है. तो दोनों में से जो पोटेंशियल रहेगा वो किसके ऊपर? ऑप्शन में ज्यादा कम रहेगा, कम रहेगा, इक्वल रहेगा, ये कंपेरिजन करना है. क्या आंसर? V इक्वल्स टू क्या होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला? 1/4πε इंटू क्यू अपॉन आर. सिर्फ आर चेंज हो रहा है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसकी रेडियस छोटी उसका पोटेंशियल. कड़ा ना. सेकंड वन अब रोटेशनल का है. फ्लाईव्हील है जिसकी स्पीड एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 1200 आरपीएम है. 3120 आरपीएम है. आरपीएम आलं की पहिली स्टेप काय असते? 60 से डिवाइड करना है. कितना आएगा? 20 एंड 52. और हमें बोला है कि ये सब होने के लिए टोटल 16 सेकंड लगले. तो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा? क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन? ω2 माइनस ω1 अपॉन टी. यहाँ पे n आरपीएम दिया है, मतलब n दिया है, तो ओमेगा ओमेगा में 2π कॉमन,
ब्रैकेट में 52 अपॉन 20, सॉरी 52 माइनस 20 32 डिवाइडेड बाय 16 कितना होगा? ये रोटेशनल का क्वेश्चन, ज्यांना रोटेशनल काहीतरी भयानक वाटतोय, सर्क्युलर पे नाही था क्वेश्चन, सर्क्युलर टॉपिक ही नाही एनसीईआरटी में, कळाल ना, तो त्याच्यामुळे स्प्लिट करून दिलाय. हाँ, अभी सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है, खूब अवगढ़ क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास. आपको बोला है दो ऑब्जेक्ट है, एक 10 किलो का, एक 20 किलो का, एंड इनके बिटवीन सेपरेशन है 10 मीटर. लोकेट द सेंटर ऑफ मास. क्या था सेंटर ऑफ मास में? फर्स्ट पॉइंट, लेफ्ट मोस्ट मास एंड बॉटम मोस्ट मास. कोऑर्डिनेट एक्सिस आ गए. अभी ये पहला मास बना m1 10, दूसरा मास बना m2 20. अब m1 के लिए x कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0, एंड m2 के लिए क्या होगा? 10 एंड 0. क्या था फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास का? अरे m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2. अब देखो m1 x1 0, m2 x2 कितना होगा? 200 अपॉन m1 प्लस m2 20 प्लस 10 30. असंच ऑप्शन आहे 20/3. आगे आता बघा, टर्मिनल वेलॉसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आहे. व्यवस्थित विचार करा, म्हणजे सॉल्व करायची गरजच नाही. जे मी सांगतो पहिल्यापासून, नीट मधल्या 32 ते 35 क्वेश्चनला सोडवण्यासाठी पेन हातात घ्यायची गरज नाही पडली पाहिजे, आणि पडणारच नाही जर तुमचं प्रिपरेशन त्या लेवलचं असेल तर. आपको बोला है कि एक स्फेरिकल बॉल है जिसको हमने क्या किया? एक लिक्विड के कंटेनर में ड्रॉप कर दिया. ड्रॉप करने के बाद उसकी जो वेलोसिटी चेंज होती है उसका चेंज ग्राफ के अलोंग प्लॉट किया है. ऐसे ग्राफ दिए ए, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t. उसके बाद में b वाला ग्राफ है, पहले बढ़ती है बाद में कांस्टेंट रहती है. हो गया टर्मिनल वेलोसिटी, है ना. एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में क्या होती है? कांस्टेंट होती है. डायरेक्ट हेच ऑप्शन है बी. कळालं का साक्षी? नहीं. टर्मिनल वेलोसिटी में कंडीशन क्या थी? बॉडी को ड्रॉप किया, पहले एक्सेलरेट होती है मतलब स्पीड अप होती है, थोड़ी देर के बाद क्या होता है? नीचे का वेट एंड ऊपर का अपथ्रस्ट एंड विस्कस फोर्स उसको बैलेंस करता है. फिर उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी जिसके साथ बॉडी मूव करती है. और एक क्वेश्चन है रोटेशनल का. रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर. ये डिस्क क्या? इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन एंड दूसरा डायमीटर के अलोंग की रेडियस ऑफ गायरेशन, इनका रेशियो चाहिए. अब बोलो, डिस्क के लिए परपेंडिकुलर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? mr²/2. देन डायमीटर के अलोंग के लिए क्या होता है? mr²/4 होता है, बरोबर. अब इसके ऊपर से हमें रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट करनी है. क्या होती है? k = √I/m करेंगे तो r/√2, एंड ये बनेगा r/2. तो रेशियो लेना है, क्या होगा? r/√2 डिवाइडेड बाय r/2. क्या होगा? r/√2 इंटू 2/r. r कट, 2/√2 मतलब कॅल्क्युलेशन करायची नाही, काहीच नाही. हे तो टेबलच बनवून घेतलेला असतो आपण. रिंग का क्या, डिस्क का क्या, स्फीयर का क्या, सिलेंडर का क्या. एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है. थोडासा ये अच्छा वाला क्वेश्चन था, खरंच डोकं वापरावं लागेल असा. बाकी तर फक्त ज्यांनी प्रामाणिकपणे वर्षभर व्हॉइस नोट्स आणि रिटर्न नोट्स पाठवल्या होत्या त्यांचे असेच 35 क्वेश्चन सॉल्व झाले असते. शेल ऑफ मास m पहले रेस्ट में, बाद में एक्सप्लोड होके 2:2:1 इस फ्रैगमेंट में वो फ्लाई ऑफ कर रही है, जिसमें 2 परपेंडिकुलर है एंड थर्ड जो है वो तीसरी डायरेक्शन में. तो वो तीसरे कहां पे मूव होगा ऐसे बोला है, मतलब इधर जा रहा है 2v, इधर जा रहा है 2v, एंड इधर जो आ रहा है वो v है. तो आपको बोला है कि स्पीड ऑफ द थर्ड फ्रैगमेंट विल बी, इसकी स्पीड कितनी होगी, ये v कितनी कैलकुलेट करना है. तो क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा. कितना आएगा रिजल्टेंट? 2√2 ना. 2√2v इक्वल्स टू v, v कट होके कितना बनेगा? 2√2v टाइम्स, किंवा v डॅश इक्वल टू चाहिए तो 2√2v हो गया आन्सर. पण इथे थोडं डोकं वापरावं लागलं असतं तुम्हाला. ठीक आहे, ज्यांना कन्झर्वेशनचे क्वेश्चन सोडवले त्यांचा काही प्रॉब्लेम नाही आहे. हाँ, सोप बबल है, एक्सपांड हो गया,
एक्सेस प्रेशर का क्या होगा? वेरी गुड। कैसे? एक्सेस प्रेशर क्या होता है? पी आई माइनस पी ओ इक्वल्स टू 2T बाय आर या फिर 4T बाय आर। अगर एक्सपांड हो रहा है मतलब आर बढ़ेगी तो एक्सेस प्रेशर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो डिक्रीज होगा। प्लेन एंगल अँड सॉलिड एंगल हॅव, तेव्हा डायमेन्शनवर पण 3 क्वेश्चन होते पूर्ण. अंडर एस्टिमेट करता तुम्ही डायमेन्शन्सला. क्या है उसको? डायमेंशंस बट नो यूनिट्स. खरं आहे का? हा, डायमेंशंस है, यूनिट नहीं है एंगल को. ऐसा होता है क्या? यूनिट है बट नो डायमेंशंस. वही ऑप्शन है. आता एक फ्लक्सचा क्वेश्चन है. एक्चुअल मैग्नेटिक फ्लक्स है बट फॉर्मूला सेम है. कौन सा? ई ए कॉस थीटा होता है ना, ईडीएस कॉस थीटा. ई की जगह पे बस बी लेना होता है, बीडीएस कॉस थीटा. और आपको बोला है कि स्क्वायर लूप है जिसकी साइड लेंथ है 1 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 टेस्ला, तो फ्लक्स कितना होगा? एंगल 0 कितना होगा फिर? 0.5. बी कितना है? 0.5. स्क्वायर की एक लेंथ है 1, उसका एरिया बनेगा 1 इंटू 0.5 0.5 हो गया. अभी आपको बोला है कि डायमेंशंस m1 L1 T-2 A-2 बिलोंग्स टू, ये किसके डायमेंशन है? पहला ऑप्शन है परमिटिविटी या परमिएबिलिटी? परमिएबिलिटी. ऑप्शन काय काय? पहले सेल्फ इंडक्टेंस. सेल्फ इंडक्टेंस में L2 होता है, m1 L2 T-2 I-2. मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी हो गया आंसर. और 1D का और एक क्वेश्चन है. आपको बोला है कि इस तरह से डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिए. एक का इंक्लिनेशन है 30 डिग्री, दूसरे का है 45 डिग्री. तो इन दोनों के वेलोसिटी का रेशियो चाहिए. डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का स्लोप मतलब वेलोसिटी, स्लोप मतलब कौन? tan थीटा. तो tan 45 अपॉन tan 30, रिस्पेक्टिव वेलोसिटी 30 एंड 45 का चाहिए. tan 30 1/√3:1 हो गया 1/√3. टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का क्या होगा? कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में डिक्रीजेस. बस वही ऑप्शन है. अजून काय? हाँ, बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम. मास कितना है? 60 ग्राम है एंड उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स है 3 न्यूटन. तो इंटेंसिटी या फिर एक्सेलरेशन कितना होगा? ये 7वी 8वीच्या पोरांचे येणारे क्वेश्चन आहेत. फोर्स बाय मास का कितना आता है? हाँ, शाळा गेला होता तू? शाळेत गेला होता बेटा? 50 न्यूटन पर केजी फोर्स नहीं तो हो गया. आता एकदम अवघड क्वेश्चन आहे, बघूया किती लोकांना सॉल्व करता येतो. बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स आहे. एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अँड इक्विपोटेन्शियल सरफेस. गडबड करू नका, विचार करून सांगा. इक्विपोटेन्शियल सरफेस रिलेटेड 3 ही पॉइंट लिखे थे. पोटेंशियल सेम पॉइंट है, दूसरा वर्क डन 0 है, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है. हे डायरेक्ट असंच कळालं ना. कमीत कमी 22 ते 25 क्वेश्चन असे होते की जे नोटबुक मध्ये स्टार मार्क करून सापडते आणि तेच व्हॉइस नोट्स मध्ये सेंड करत राहायचे होते. असे सॉल्व करताना असं 3 राऊंड मध्ये पेपर सांगितला होता मी सॉल्व करायला. तिसऱ्या राऊंडची गरजच नाही पडली. 2 राऊंड मध्येच पेपर कंप्लीट झाला. फक्त ज्यांनी आगाऊपणा केला, नाही फिजिक्स लास्टलाच, त्यांच्यासारखे बदनसीब तेच होते. काही काल असेच जे असतात ना शहाण्यापेक्षा अतिशहाणे. मी त्यांना 3 दिवस रेग्युलर बोलून रोज 2 टाइम कॉल करून सांगत होतो की बाळांनो सिक्वेन्स लक्षात घ्या. फर्स्ट बायो किंवा केमिस्ट्री घ्या पण फिजिक्स 2 नंबरलाच सोडवा, कारण यावेळी फिजिक्स खूप चांगला येणार आहे. नाही यांचं काहून ऐकायचं. मग फिजिक्स लास्टला ठेवला आणि मग कुठं 2 क्वेश्चन, कुठं 4 क्वेश्चन, कुठं 6 क्वेश्चन रीड करूनच नाही झाले. टाईम संपला. मग घरी आल्यानंतर रडून सांगताय की नाही सर तुमचं ऐकलं असतं. पण ते मग मला सिंपॅथी द्यावं लागते. नाही बाळा जाऊ दे, तो अभ्यास केला होता, हे झालं होतं, गेला तो गेला, कळालं ना. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन. हां, अजून एक खूप अवघड क्वेश्चन आहे बेस्ड ऑन 1D. रेशो ऑफ डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी
इन फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड 1:3:5:7 गोल्डन रूल स्टार मार्कर की होते नोटबुक में. आता एक एनएलएमचा क्वेश्चन आहे बघा. एनएलएमचा इलेक्ट्रिक लिफ्ट आहे. लिफ्ट मध्ये माणूस बसलाय 2000 kgचा. कितीचा? आणि त्या लिफ्टला फ्रिक्शन ऍक्ट होत आहे 3000 न्यूटन. तर लिफ्टला उडायला किती पॉवर लागेल? वेलोसिटी दी है आपको 1.5. आता वेलोसिटी दिली आणि पॉवर विचारली, उसका एक ही रिलेशन है. पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी. वेलोसिटी के फॉर्म में चाहिए तो अब फोर्स कितना देखो 2000 kg का पर्सन है तो उसका 2000 इंटू 10 20,000 एंड फ्रिक्शन है 3000 का करना पड़ेगा. 2000 प्लस 3000 मतलब 23 इंटू 1.5 हो गया. करो मल्टीप्लीकेशन कितना आता है 34 35. एक ही ऑप्शन है वैसे, बाकी खूप लांब लांब आहेत. ऑप्शन सांगतो 20,000 23,500 23,000 34,500 34,500. कैलकुलेशन करना ही नहीं, यहां पे देखना है 15 का डबल 30 प्लस होगा, हो गया. ये एनएलएम का क्वेश्चन है. हा डोकं खराब करून घेतलेले आपण किती. अभी सिग्निफिकेंट फिगर रिलेटेड क्वेश्चन है. आपको बोला है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कैलकुलेट करना है जिसकी लेंथ है 55.3 मीटर एंड ब्रेड्थ है 25 मीटर और हमें एरिया चाहिए. हे बघा सॉल्व करायची गरज नाही. ऑप्शन फर्स्ट 1382, सेकंड ऑप्शन 1382.5, ऑप्शन थर्ड 14 इंटू 10 की पावर प्लस 2 एंड लास्ट ऑप्शन 138 इंटू 10 की पावर 1. सी. दो रूल है एडिशन सब्ट्रैक्शन में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में लीस्ट नंबर ऑफ. अरे आठवतं का सिग्निफिकेंट फिगर मध्ये दोन गोष्टी. तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है. आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रिक्वायर्ड है म्हणजे सॉल्व न करता बघायचे दोन एकाच मध्ये. सो दैट विल बी द आंसर. अब कैपेसिटर का क्वेश्चन है. पहले बोला एक सिंगल कैपेसिटर है और उसको पोटेंशियल कनेक्ट किया है 100 वोल्ट. इसकी कैपेसिटी दी आपको 900 पिको फैराड. बाद में क्या किया, पोटेंशियल को सेम कांस्टेंट रख के यहां पे और एक 900 का कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया पिको फैराड एंड ये भी 900 पिको फैराड. तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी बोलेंगे तो तीन ही फॉर्मूले, हाफ CV स्क्वायर. वी तो बोला कांस्टेंट है, कितना है वी 100. तो अब ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में या पैरेलल में? ओए दिसतं म्हणून पैरेलल नहीं. चार्ज जो चार्ज यहां से आएगा दूसरा रास्ता से ना, तो कैसे सीरीज में क्या होता है एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल. तो ईच कैपेसिटेंस कितना बनेगा 450 पिको फैराड. क्या स्टोर्ड एनर्जी हाफ CV स्क्वायर 1/2 इंटू 450 450 225 2 to 5 का एक ही ऑप्शन था. हो गया. ये कैपेसिटर का क्वेश्चन है. चार्ज काढा पोटेंशियल काढा मतलब उस लेवल के क्वेश्चन मी सांगितलं ना 2-3 क्वेश्चन आहे की जिथं खरं डोकं लावावं लागलं. ते नसते सोडवले तरी चालले असते सेक्शन बीचे. अभी और एक है मॅच द फॉलोइंग. जी म्हणजे काय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड लास्ट में ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी. एंड इसके डायमेंशंस गिवन है. यहाँ पे L2 T-2, यहाँ पे M-1 L3 T-2, यहाँ पे L1 T-2, यहाँ पे M1 L2 T-2. 1 2 3 4 ABCD और इसकी जोड़े जुड़वायचे. मैच द पेयर. पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या है L3 M-1 मतलब फर्स्ट का भी हो गया. अब पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी कौन सी भी है हर बार डायमेंशंस L2 M1. उसके बाद में इंटेंसिटी मतलब एक्सेलरेशन होता है, क्या होगा हे उरलं हेच हो गया. डायमेंशंस का ये तीसरा क्वेश्चन. पोटेंशियल क्या होता है पोटेंशियल वर्क डन प्रोपोर्शनल टू मास. आठवते का आता पण शिकवलं इलेक्ट्रो मध्ये पण वर्क डन प्रोपोर्शनल टू चार्ज
फिर ग्रेविटेशन में था वर्क डन प्रोपोर्शनल टू मास, वही है। और एक एसएचएम का क्वेश्चन आहे पेंडुलम वाला, जो थोडंसं डोकं लावाच लागेल तुम्हाला। एक क्वेश्चन हाच होता फक्त, ठीक है। टू पेंडुलम जिसकी लेंथ गिवन है, एक की 121 एंड दूसरे की 100, स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन फेज एट सम इंस्टेंट, टू आर एट द मीन पोजीशन, तो मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने रहेंगे? ऐसे दो पेंडुलम की केसेस हमने वर्कशीट में भी सॉल्व की है। N1 L1 इक्वल्स टू क्या होता है, N1 T1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, N2 T2। T मतलब पीरियोडिक टाइम, N मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो ये N1 अगर लार्ज के लिए लेंगे तो ये T भी लार्ज के लिए रहेगा। फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई रूट ऑफ, विसरले का, एंड ये N2 एक ज्यादा कर रहा है, मतलब इसको हम N+1 ऐसे बोलेंगे, तो ये बनेगा 2 पाई रूट ऑफ लेंथ फॉर स्मॉल अपॉन जी। कैंसल करके बस हमें N की व्हॅल्यू फाइंड करनी। आठवत नसेल तुम्हाला, एसएचएमला भरपूर दिवस झाले, बट वर्कशीट मध्ये सेम क्वेश्चन आपण घेतलेले आहे। कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट होंगे, फिर वो मीन पोजीशन पे आएंगे, पण तरी पण याला थोडं डोकं वापरावं लागलं होतं, ज्यांनी सोडवलं त्यांच्यासाठी। और एक है स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शियर मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। करेक्ट या रॉन्ग है? स्प्रिंग है स्प्रिंग, शियर म्हणजे फिरते का स्प्रिंग ओढल्यानंतर? स्प्रिंग ओढल्यानंतर काय होतं, तर ट्विस्ट अनट्विस्ट होते ना, हो गया। करेक्ट या रॉन्ग वही फाइंड करना था, हो गया करेक्ट। इसके साथ और एक है कॉपर स्ट्रॉन्ग का स्टील स्ट्रॉन्ग। स्टील कोण आहे तो कॉपर वाला? कॉपर माहिती तुला, बघितलंय का? कॉपर हातानी स्टील होईल का? तो स्टील स्ट्रॉन्ग या कॉपर स्ट्रॉन्ग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था ये। अजून एक प्रोजेक्टाइलचा क्वेश्चन है। बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल। 60 डिग्री विद द वर्टिकल, तो थीटा कितना लेना है? 30। हे कळालं, त्यांचा आंसर बरोबर आला। तो मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी? वेरी गुड। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, सिर्फ कौन होता है? u cos ऑफ थीटा। कितना होगा? 5√3। फक्त ज्यांनी त्या अँगलचा गोल केला, 60 फूट केला, 5 मार्क भेटले त्यांना। झालेल्या पार्ट पैकी एवढेच होते। नाही, अजून एक आहे सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर का। प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड बाय एल, काय है? तो अगर ये पॉइंट P यहां पे है एट ए डिस्टेंस R पे, तो इंटेंसिटी R के साथ कैसे डिपेंड है? ये क्वेश्चन था, ठीक है। ऑप्शन है 1/r, 1/r², 1/r³, 1/r⁶। हो गया। किती सोडवले क्वेश्चन आपण? 10। त्यापैकी फक्त पेंडुलम वाला जो आहे तो तुमच्या चेहऱ्यावर आनंद नव्हता, बाकी सगळे जवळपास कळत होतं, बरोबर आहे की नाही? आठवली यासाठी की रिव्हिजन नाही आहे। त्यामुळे परत सांगतोय की ज्यांनी रेग्युलर व्हॉइस नोट्स, रिटर्न नोट्स सेंड केल्या आणि शेवटपर्यंत फॉलो केली, हे सगळं त्यांनाच ॲडव्हान्टेज मिळाले, कळालं ना? मग आता खूप पश्चाताप येतोय बऱ्याच जणांना कालपासून कॉल आल्यानंतर की छोट्या छोट्या गोष्टी त्यांनी फॉलो न केल्यामुळे हे सगळं घडतंय। कारण काय होतं की त्यांनी पहिलेच ॲज्युम केलं होतं की फिजिक्सला मार्क्स पडणारच नाही आहे। अजून एक वैष्णवी जाधव म्हणून एक आहे, रिपीटर्स मुलगी होती, तिला फिजिक्स कळायचं पण, तिला यायचं पण ती दर 8 दिवसात मला भेटायला यायची, सर मला फिजिक्स कळतं पण, मला येतं पण सगळ्यांनी मला सांगितलंय की फिजिक्स करू नको, फिजिक्समध्ये मार्क्सच पडत नाही, मी काय करू? त्यावेळी तिला मी तेच सांगायचं की तुला सांगणारे कोण आहे, तुला ऐकायचं कोण आहे, हा डिसिजन तुझा आहे। माझा सब्जेक्ट आहे, माझं कामच आहे तुला सांगणं फिजिक्स कर म्हणून। तिला 145 मार्क्स येतात फिजिक्समध्ये, आणि ज्या बायोच्या बळावर जग जिंकायला निघाले होते तो स्कोर खूप कमी झाला। म्हणजे फिजिक्स केल्यामुळे कमी नाही झाला का, बायोकेमिस्ट्री करूनच फिजिक्स केलं तिने, फक्त एकच केलं शेवटच्या 2 महिन्यामध्ये। क्लासला सर माझं काही यायला जमणार नाही म्हणे, आता फिजिक्सच्या मला बायो आणि केमिस्ट्री फोकस करायचा आहे, काय करू सांगा? मी म्हटलं जेवढं झालंय तेवढं करा, आणि व्हॉइस नोट्स जमलं तर पाठवा। तर व्हॉइस नोट्स अगदी एक्झामच्या 4 दिवस अगोदरपर्यंत येत होत्या, फक्त तेच, बाकी वर्कशीट सोडवल्या नाही, क्वेश्चन सोडवले नाही, काहीच नाही। असं प्रत्येक वेळी होणार नाही म्हणून क्वेश्चन सोडवायची बंद नाही करायची आपल्याला, कळालं ना? कारण नेक्स्ट इयर काय होईल हे आता नाही सांगू शकत आपण। फेब्रुवारीमध्ये सांगेल मी तुमचं काय राहणार आहे काय नाही, जसं यावेळी प्रेडिक्ट करत होतो
की बायोचा पेपर असणार आहे, पण नाही, बायो विशेष नाही बायोचा, असा प्रश्न होता. आपले सूरज पवन जे मागच्या वर्षी 0+5 होते ते आज डायरेक्ट 125 130 120 गेले. पण हे सिरियसली आणि एकदम जे सांगितले ते फॉलो केल्यामुळंच कळा ना. सगळ्यांना मार्क्स नाही पडले. बाकीच्यांनी मी सांगितलं पेपरमध्ये क्वेश्चन बघायला वेळ नाही मिळाला त्यांना. तुमच्यामधले पण सेम सिच्युएशन येते, पण वेळ गेल्यानंतर एवढा पश्चाताप येतोय, पण तो सांगता येत नाही, आता काही पर्यायच नाही त्याला. हे आपल्यासोबत घडू नये म्हणून तुम्हाला या सगळे क्वेश्चन मी दाखवले. किती लोकांना असं वाटलं की ह्या टाईपचे क्वेश्चन आम्ही कधी ऐकलेच नव्हते, काय झालं, हे सगळे ऐकलेले होते, बरोबर आहे, असंच काहीतरी आपल्यासोबत घडणार आहे. पण आपण ते बिचारे नसावेत की असे क्वेश्चन येऊन पण बाकीच्यांना आले आणि आपल्याला नाही आले. मी पहिल्यावर सांगतो की जे आपण बघितलंच नाही, जे आपल्याला येतच नाही, असे क्वेश्चन जर एक्झाममध्ये आले, लेट इट गो, त्यात आपली काही चूकच नाही. एकही क्वेश्चन 50 पैकी असा नव्हता की जो आपल्या नोटबुकमध्ये स्टार मार्क केलेला किंवा वर्कशीटमध्ये मॉडेलच्या लेवलची तर नव्हतेच, त्याचा विषय सोडा, असे नव्हते म्हणून. पण तरी पण काय होतं की किती सांगितलं, किती प्रिपरेशन केलं, शेवटच्या 2 महिन्यात बरोबर डायव्हर्जन कुठं असतं, बायो आणि केमिस्ट्रीकडेच असतं, कळालं ना. त्यामुळं थोडंसं पाहिजे तेवढं असं 170 175 पण आले असते, बट तेवढी नाही, कारण बेसिक पर्पज आपला हा आहे की त्यांचा नंबर लागणं. एका सब्जेक्टमध्ये जास्त स्कोर येऊन आमचा फायदा होतो, बरोबर आहे की नाही. बट ओव्हरऑल जर चांगले मार्क्स मेंटेन झाले तर त्यांचा फायदा होतो. त्यामुळे आपण शेवटचे 1 महिन्यापर्यंत त्यांना सगळं काही फोर्स केला, लेक्चर्स घेतले, मॉर्निंगला लेक्चर घेतले, बट 1 महिना जो होता लास्टचा तो कंप्लीट बायोकेमिस्ट्री दिला होता. सांगितलं होतं फिजिक्स फक्त अर्धा ते 1 तास करा, फक्त व्हॉइस नोट सेंड करा, बाकी करायचंच नाही काही. तुम्हाला पण सेम पार्ट मी सांगणार आहे की शेवटचे जे 2 महिने आहेत आपल्याला फिजिक्स बघायचंच नाही काही, कारण फिजिक्स कसं आहे, बायो आणि केमिस्ट्री एकदम उलटाईल आहे, किती रीड करा विसरतो. फिजिक्सचं असं नाही, एकदा झालं आणि एकदा नाही झालं तर मग प्रश्नच नाही, 2 महिन्यात काहीच नाही करू शकत आपण, कळालं ना. त्यामुळं आत्तापासून ज्या गोष्टी व्यवस्थित पेंडिंग आहेत त्या कंप्लीट करा. टेस्ट सिरीज लावली त्यासाठी 22 पासून माहिती आहे ना, ॲटलिस्ट रिवाईज करा. क्वेश्चन पेपरची लेवल एकदम सिंपल आणि मॉडरेट असेल, कॉन्फिडन्स बूस्ट करण्यासाठी त्या टेस्ट घेतोय आपण. पण तरी पण काही बहादर असे असतील की न बघताच डायरेक्ट नशीब आजमावायला येतील, बघूया गोळ्या मारून किती मार्क्स पडतात म्हणून. एक्झाममध्ये अंदाजे सोडवलेला एकही प्रश्न कधीही बरोबर येत नाही, कळालं ना. त्यासाठी खूप जास्त देवाची भक्ती करावी लागते तुम्हाला, जी तुमच्या जनरेशननी केलेली नाही आहे. त्यामुळे ज्यांनी 2-4 मध्ये रिस्क घेतली होती नेमके तेच चुकले, कळालं ना. आता 40 येतायचे बरोबर, मग 2-3 बघू आपण सॉल्व्ह करून, असे म्हटले, त्यांचे ते 2-3 गेले आणि त्याच्यामुळे मार्क्स पण गेले. त्यामुळे त्या गोष्टी अजिबात करू नका. ॲक्युरेसी पाहिजे, जेवढे सोडवले ते करेक्टच, मग 45 पैकी 2 सोडवले तरी चालेल. कालचा आपला रिझल्ट, टेस्ट दिली सगळ्यांनी. हे थोडासा विचार करा बाळांनो, खरंच सिरियसली घ्या. रिझल्ट लागल्यानंतर, पेपर झाल्यानंतर खूप असं सगळं फ्लॅशबॅक जातो, काय केलं, काय नाही केलं, काय करायला पाहिजे होतं, काय नाही. त्यामुळे तुमच्याकडे अजून खूप वेळ आहे, कंप्लीट 7 to 8 मंथ आहेत अजून. व्यवस्थित युटिलाइज जर केली. आता त्यामध्ये लक्षात घ्या, रेग्युलर 11-12 वाल्यांचा सगळ्यात मोठा ड्रॉबॅक असतो तुमची बोर्डची एक्झाम आहे. म्हणजे रिपीटरमध्ये आणि रेग्युलर 12th वाल्यांमध्ये जो डिफरन्स येतो तो फक्त त्या 2 महिन्यामध्ये येतो, जानेवारी फेब्रुवारीमध्ये. त्यामुळे त्या 2 महिन्यामध्ये जे तुमच्या कॉम्पिटिशनला कुठंच नव्हते ते तुम्हाला ओव्हरटेक करून फार पुढे निघून जाणार आहे. त्यामुळे जानेवारीपर्यंत जेवढा कस लावता येईल, जेवढी एनर्जी युटिलाइज करता येईल तेवढी करा. नंतर फेब्रुवारी नंतर मार्चमध्ये जेव्हा आले तेव्हा आपल्याला सगळं फॉर्मॅट झालेलं असतं, कारण बोर्डच्या 2 महिने अगोदर टेन्शन येतं, फेल होतो काय म्हणून. आपण एवढा अभ्यास करतो की नीटचं काही आठवतच नाही तिथं. चला, जेईवाले फक्त 6 लोक आहेत पेपर देणारे, बाकीचे असेच आहेत. आता काय की सांगायची वेळ गेलेली आता, त्याच्यामुळे आता तुमची प्रॉब्लेम तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे आहेत. कळालं. इतके दिवस आपण घरी 3-3 वेळा फोन करत होतो, पॅरेंट्सला सांगत होतो, बरोबर आहे की नाही. बट आता त्या सिच्युएशनने ज्याला सिरियसली करायचं आहे ते करा, ज्यांना नाही करायचं आहे त्यांना आता काही ऑप्शन नाही, कारण आपला सिलेबस पण आता मोर दॅन 50% कंप्लीट झालेला आहे. झालेले टॉपिक मी घेईल परत, बरोबर आहे की नाही, पण ते तुम्हाला मॅनेज करता आले पाहिजे दोन्ही पण. त्यामुळे बऱ्याच जणांना ज्यांना आत्ता जाग आली की नाही सर मला खरंच अभ्यास करायचा, त्यांना मी सांगितलं की 11th NCERT मी पूर्ण शिकवतो तुम्हाला परत, फक्त 12th NCERT मागं ठेवू नका. 11th NCERT रात्रीतून कंप्लीट करू शकतो आपण, त्याचं टेन्शन नाही आहे. बट हे कंप्लीट होणार नाही. इलेक्ट्रो, कॅपॅसिटर, पोटेन्शियल आणि इलेक्ट्रिक फील्ड हे झाले याची नंतर फक्त रिव्हिजन होऊ शकते, कळालं ना. अथर्व सवई, व्हेरी गुड. कुठं आहे सवई? ॲब्सेंट 38. यश 48. यशवंत राऊत 59. हरी 67. कुठं आहे हरी? गुड. राम 85. देवेश 86. ती येडं कुठे आहे? स्वप्नील ऑफलाईन दिला होता, बरं.
कसं बरं हे? आता बरेच जण रिझल्ट लागला की सर ती सिक्वेन्सच चुकली, डायरेक्ट 41 42 धरलं आणि पुढचे सगळेच रॉंग झाले. या असे सांगणारे स्वप्नील सारखे असतात. हां, नीटवाले बघा, स्वप्नील शिरोडे 0, अजिंक्य गवई 24, प्रसाद पाटील शेवटचे 2-3 दिवसात येऊन चांगलं कव्हर केलं बेटा 38, यश पवार प्रथमेश कातारचा मित्र आहे ना, यश पवार तोच ना, 43, वरुण 51, हर्षल 54, प्रणिता कातार अजून सुट्ट्या मारणार बेटा 67, लगेच इन्स्टंट रिझल्ट आहे. ज्यांनी 2 दिवस सुट्ट्या मारल्या वीकमध्ये गेला तो 50च्या आसपास. तन्विषा इकडे काही चेंज होत नाही, इकडे कॉन्स्टंट आहे 68, रोहिणी कातार बघ रेग्युलर आली तर डायरेक्ट 80 पडली बेटा तुला. हर्षवर्धन सरोदे 85, खुशी 97, प्रथमेश कातार 101, तेजस सराफ व्हेरी गुड बेटा डायरेक्ट 67 वरून 120. सिरियसली केलं आणि रेग्युलर आलो तर होतं. साक्षी ओनली 127, लगेच हवेत, एका टेस्टला चांगले मार्क्स पडले की. देवराज 130, अजून 20-30 मार्क्स आले असते पण आपल्याला लेट उठायचं आहे, आली जाग तर क्लासला जायचं आहे. सनोबर 132, शुभम सांगितलं शुभमला चांगले मार्क्स करणार आहे 136, सनी 150 व्हेरी गुड, करीना 152 डायरेक्ट, श्रवण 2-5 वर्षानंतर आले एवढे मार्क्स 155 व्हेरी गुड. अक्षय खरात कुठे आहे 161, आणि ॲज युजल परत एकदा शंतनू काळे जर टाळ्या वाजल्या सगळ्यांनी 175 सेकंड टाईम. बेटा अजून 3 वेळा जर तू 175 घेतलं लगातार कन्सिस्टंटली 5 वेळा तर तुला खूप मोठे गिफ्ट देईल मी. गिफ्ट रेग्युलर जर 175 5 वेळा घेतलीस तर 2 झाले, अजून 3 राहिले. झालं हे. चला नेक्स्ट पॉइंट. क्या लिखा था पहले? हाँ, इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक ना, बैटरी कनेक्टेड एंड बैटरी डिसकनेक्टेड है तब की केस में. ठीक है, श्रवण बड़बड़ नहीं आता. नेक्स्ट पॉइंट. कॉमन पोटेंशियल एंड एनर्जी लॉस्ट. कॉमन पोटेंशियल एंड एनर्जी लॉस्ट. कामाला लागा अजून, पेपरची लेवल लक्षात आली ना काय म्हणून, त्यामुळे अजून रिलॅक्स असणार आहे, थोडंसं मनावर घ्या, होऊ शकतं. कॉमन पोटेंशियल एंड काय लिहिलं एनर्जी लॉस्ट. अब देखो कंडीशन क्या है कि हमें यहाँ पे 2 कैपेसिटर्स गिवन है. पहला कैपेसिटर है इसके ऊपर का चार्ज है Q1, दूसरा कैपेसिटर है इसका चार्ज है Q2. इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2. अब पहले क्या है कि इन दोनों को हमने जस्ट कनेक्ट करने से पहले की कंडीशन देखी है, मतलब ये दोनों अभी एक दूसरे को कनेक्टेड नहीं है. पहले इनके ऊपर के चार्जेस ऐसे थे, बाद में हम क्या करेंगे ये की को क्लोज करेंगे तो चार्ज क्या होगा रीडिस्ट्रीब्यूट होगा. तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होके कितना बनेगा ये हमें फाइंड करना है. मतलब ये इनिशियल कंडीशन है एंड उसके बाद में सेम सर्किट अगर देखेंगे तो वहां पे ये Q1 की जगह पे आ गया Q1 डैश एंड Q2 की जगह पे आ गया Q2 डैश. इसका कैपेसिटेंस C1, कैपेसिटेंस C2 एंड जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस V था वो सेम रहेगा. क्या डिफरेंस है दोनों में समझ में आ रहा है ना. जैसा आता क्वेश्चन होता नीट मधला, पहले एक कैपेसिटर था उसके सीरीज में और एक कनेक्ट कर दिया, वही कंडीशन है. बस कनेक्ट करने के बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होने से पहले ये कंडीशन है एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होने के बाद ये कंडीशन है. मतलब हम इसको इनिशियल बोलेंगे एंड ये फाइनल कंडीशन बोलेंगे. तो यहां पे देखो कंडीशन क्या हो रही है, सीधी सीधी जो चार्ज है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम C1V प्लस C2V. कुठून आलं हे तेच C इक्वल टू Q बाई V, Q इक्वल टू CV. तो Q1 बना C1V, Q2 बना. तो फर्स्ट इनिशियल केस में कॉमन पोटेंशियल, इसके लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2.
बट Q1 प्लस Q2 कितना था, यानी कि V इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, C1 V1, ये इसके अक्रॉस V1 इसके अक्रॉस V2 अगर दिया तो क्या बनेगा ये, अब ये कॉमन ही है, ठीक है, इसको अलग से नहीं रखते, यही बनेगा कॉमन पोटेंशियल V। कड़ा लगा। अभी इसके ऊपर से हमें यहां पे चार्ज चाहिए, तो Q1 डैश क्या बनेगा, ये बनेगा C1 इंटू वी, बट V कितना है, तो Q1 डैश इज इक्वल्स टू हो गया C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू ब्रैकेट ऑफ Q1 प्लस Q2 एंड Q2 डैश कितना बनेगा, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2। मतलब कि इस तरह से दो कैपेसिटर अगर हमने कनेक्ट कर दिए तो उनके ऊपर का न्यू चार्ज कितना बनेगा, ये कैलकुलेट करने के लिए अभी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल कंडीशन अपन यूज के लिए पहले बॉर्डर बघून गया, डायग्राम इक्वेशंस क्या था, यहाँ पे हमने C1 के साथ में और एक कैपेसिटर C2 कनेक्ट किया। अब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होने से पहले की कंडीशन है, इसका चार्ज है Q1, इसका चार्ज है Q2, तब Q1 प्लस Q2 इक्वल टू कितना बनेगा, C1V प्लस C2V, यानी V कॉमन लेके अरेंजमेंट कर दी तो Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। बाद में जब चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे तो वो Q1 Q2 नहीं रहेंगे, कितने बनेंगे, Q1 डैश एंड Q2 डैश, हमें इनको ही कैलकुलेट करना है। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, CV, इसलिए जब Q1 डैश कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा, C1 इंटू, तो C1 कितना है, C1 ही है, V कितना है, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, यह आ गया Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। उसी तरह से Q2 मतलब क्या बनेगा, C2 इंटू V, तो C2 की जगह पे C2 है, V मतलब फिर से Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। चलो राइट डाउन, बोला सिरीज मध्येच सांग शंतनू त्याला, तो टोटल चार्ज झाला सेम असेल तो, इथं आपल्याला त्यांच्यावर डेव्हलप होणारा चार्ज काढायचा आहे। टोटल चार्ज तर तिकडे Q1 प्लस Q2, इकडे Q1 डॅश प्लस Q2 डॅश। सेकंड डायग्राम तीच सगळे, फक्त Q1 को Q1 डॅश लिखा है। हे बघ, पहले एक कैपेसिटर होता, एक मिनट, हाँ, पहले ऐसा कैपेसिटर है एंड इसके अक्रॉस पोटेंशियल कनेक्ट किया है, जैसे 100 वोल्ट था। हमें क्वेश्चन में बोलते हैं कि हमने क्या किया, पोटेंशियल को कांस्टेंट रख के इसके साथ में और एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। तो अब इसके ऊपर का चार्ज Q1 डैश एंड इसके ऊपर का चार्ज Q2 डैश कितना होगा, कैलकुलेट करो। कड़ा ना, ये क्वेश्चन में ऐसे देते, लेकिन कंडीशन फाइंड करनी थी, इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ पे कैपेसिटर को कनेक्ट किया है, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होने ही वाला है, तब क्या था वो यहाँ पे, और बाद में जब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया तब क्या हुआ, वो यहाँ पे। तो ये Q1 डैश एंड Q2 डैश आ गया। तेच आहे CV, फक्त V कसं काढलं त्यासाठी एवढी ऍडजस्टमेंट आहे। जब Q1 है तो C1, Q2 है तो C2, V तो कॉमन है दोनों केस में। मॉड्यूल आणले कोणी, कॅपॅसिटर, सॉल्ड एग्जांपल शुरू होते फ्रॉम कैपेसिटर, सॉल्ड एग्जांपल स्टार्ट होते फ्रॉम, अरे विचारतोय तुम्हाला मी, सांगतो नाही, सांगा मला नंबर 5, 56 टू 66, 50% चालू होता है का, कॅपॅसिटन्स म्हटलं मी, सिरीज पॅरलल नाही, कॅपॅसिटन्स 50, ठीक आहे, 10 होतील का एका दिवसात, हाँ ठीक है, 50 टू 60, 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ, दोनच 50 टू 60 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ, पहले उसके डाउट्स एंड बाद में रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। आणि आज दुपारी 4 वाजता हमारी 3 वर्कशीट, 4 वर्कशीट का डिस्कशन बाकी है। कैपेसिटर में तो डाउट नहीं है, लेकिन वर्कशीट की, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की 6 एंड 7 ना, हाँ 6 एंड 7 के डाउट्स बाकी है, बहुत सारे डाउट्स है, तो बहुत सारे डाउट डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। पहले वर्कशीट नंबर 6, बाद में वर्कशीट नंबर 7।